हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में। मैं उपेंद्र पांडे। गाइस, मैं जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 6 के बारे में बात करने वाला हूं। जहां पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं मितव्ययता, आदर्श मात्रा तथा पुनरादेश मात्रा, यानी हम कह सकते हैं जो मितव्ययता आदर्श मात्रा होती है और पुनरादेश मात्रा होती है और इष्टतम समूह होता है, इसके बारे में क्या डिफरेंट है आप लोग को इसके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इकोनॉमिक्स ऑर्डर इक्वालिटी और री ऑर्डर क्वालिटी और ऑप्टिमम बैच साइज, यानी इष्टतम समूह संख्या क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से बताया जाएगा और इसका फार्मूला क्या होता है इसके पर्पज़ पे आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं इनके माध्यम से मितव्ययता, आदर्श एवं पुनरादेश मात्रा एवं इष्टतम समूह संख्या, ये क्या होता है यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, मितव्ययता आदर्श EOQ, यानी हम क्या करते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं EOQ। ठीक, EOQ का निर्धारण करने से पूर्व उसे कसौटी का निर्धारण होता है, इसके आधार पर EOQ निर्धारित किया जाएगा। यानी हम कह सकते हैं जो मितव्ययता आदर्श, यानी हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि एक फ्रेंड से यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो मितव्ययी आदर्श होता है, मितव्ययी सिद्धांत होता है, वो क्या कहलाता है, मितव्ययी आदर्श मात्रा कहलाता है। ठीक, आगे आता है तो आगे क्या कहता है, जैसा कि आप लोग को समांतर निम्न 4 कसौटियां होती है, इसके आधार पर EOQ से आधारित होती है। यानी कौन कौन सी कसौटियां होती हैं, तो 4 कसौटियां होती हैं। यहाँ पे हम देखेंगे न्यूनतम लागत प्रति नग। अगर हम किसी भी फैक्ट्री में काम किया जा रहा है, उसी में अगर एक ही व्यक्ति काम कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लगेगा। वहीं जगह हम 2 व्यक्ति कर दें और जो दोनों मितव्ययी से कार्य करें, ठीक, यानी किसी भी कार्य को, तो क्या कहलाता है, न्यूनतम लागत प्रति नग, यानी बहुत से कम समय में और कम से कम लागत में वो क्या होता है, कार्य कंप्लीट किया जा सकता है। नेक्स्ट बताता है अधिकतम लाभ प्रति नग। अगर उसी कार्ड को कारखाने में कम टाइम लगेगा, समय बचत भी यानी पैसा भी, लागत भी कम आएगी, तो क्या होता है उसमें लाभ भी ज़्यादा कमा सकते हैं ना, वही बताया गया। नेक्स्ट बताता है लाभ और लागत की अधिकतम अनुपात, यानी जो लाभ होती है वो ज़्यादा होता है और लागत क्या होता है आपका कम होता है, यानी हम कह सकते हैं हमें मुनाफा ज़्यादा होता है लागत से। ठीक, नेक्स्ट कहते हैं अधिकतम धन वापसी दर प्रति एक समय, यानी हम कह सकते हैं जब सारी प्रक्रियाएं सही रूप से संचालित रूप से चल रही हैं तो उनमें धन की वापसी यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन हमें प्राप्त होगा। ठीक, वो क्या होगा, उसी के अंतर्गत किसी भी उत्पाद लागतों में 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, यानी 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन कौन से होते हैं, पदार्थ लागतें और क्रय तथा उद्देश्य उत्पादन लागतें। पदार्थ लागतें उसके अंतर्गत आते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि पदार्थ उपलब्ध कराने में जो व्यय होता है वह पदार्थ लागत कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं जो उपलब्ध कराने किसी भी प्रोडक्ट लागत, यानी किसी भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उनमें जो उपलब्ध यानी उपलब्ध क्या किया जा रहा है, यानी प्रोडक्ट लगाया जाएगा, ठीक, रॉ मटेरियल्स लगेंगे, ठीक, इन सभी चीज़ों को क्या कहलाते हैं, पदार्थ लागतें कहलाते हैं। और वहीं पे क्रय आदर्श तथा उत्पादन लागतें, तो क्रय उत्पादन लागतें किसके अंतर्गत आता है, तो इन लागतों पर निम्नलिखित लागतें होती है, यानी हम कह सकते हैं सेट लागतें हो गई। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं जाने आने के खर्चा लग गया, टूल का खर्चा हो गया, मशीन का खर्चा हो गया, श्रमिक का खर्चा हो गया, ये सब किस पे डिपेंड करता है, और क्रय आदर्श एवं उत्पादन लागतों के अंतर्गत। ठीक, और पदार्थ लागत किसे कहते हैं, तो जैसा कि आप लोग रॉ मटेरियल्स हो गया, ठीक, उनमें जो श्रमिक हो गए, ये जो कार्य कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों के पदार्थ लागतें के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन क्या और आगे देखते हैं, यदि वक्र ए बी में प्रदर्शित लागतों को संख्या क्रमशः CA तथा क्रमशः BCB द्वारा दर्शाए, यानी जो लागतें हैं उनको एक को क्या दर्शाएं ACA और दूसरे को BCB, दोनों को जोड़कर कुल प्राप्त लागतें प्राप्त होती, यानी पहली लागत यानी पदार्थ लागत और दूसरा क्रय लागत, दोनों को ऐड कर दिया जाए तो दोनों लागतें क्या होती है, CT द्वारा दर्शाया जाता है। यानी जो दोनों को ऐड करने के बाद क्या उसे किससे दर्शाया जा रहा है, तो CT द्वारा दर्शाया जा रहा है। यदि वक्र ए बी तथा बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, यानी जो पहली वाली संख्या है और दूसरी वाली संख्याएं एक समय ऐसे में बिंदु पर मिलती हैं जो उसको क्या दर्शाते हैं, O दर्शाते हैं, यानी प्रतिच्छेदित करते हैं।
आगे बताता है वह दोनों लागतें बराबर होती हैं और सीटी पर बिंदु यन सबसे कम लागतें होते हैं। बिंदु यनों को मिलाने वाली रेखा बैच में न्यूनतम लागत पर की जाने वाली संख्या या इष्टतम समूह ओबीसी मितव्ययित राशि होती है। यहाँ पे हम देखेंगे तो फिगर हमारा क्या कहलाता है, जो ए वाला पार्ट था यानी जो पहले वाला पार्ट था वो क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल्स यानी क्रय पदार्थ यानी पदार्थ लागतें, और दूसरा क्रय आदर्श उत्पादन लागत जिसे कहते हैं। ठीक, दोनों पार्ट लेके आके जाने के बाद यहाँ पे हमें जीरो बिन पे मिलता है। ठीक, वही दर्शाया गया। ठीक, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो जैसा कि आप लोग को क्यू किससे दर्शाया जा रहा है, तो इष्टतम समूह मात्रा हो गया, आर क्या हो गया, आवार्षिक आवश्यकताएं हो गई, यस क्या हो गया, एक सेट आपकी लागतें यानी प्रति आदर्श क्रम हो गया। नेक्स्ट आता है सी क्या होता है, प्रतिनग्र स्थिर लागतें हो गई। आई क्या होती है, इन्वेंट्री वाहक चार्ज हो गया। ठीक, और औसत इन्वेंट्री क्या होती है, Q/2। ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो औसत इन्वेंट्री बराबर क्या होती है, Q/2। और औसत इन्वेंट्री का मान यहाँ पे Q है। ठीक, Q/2, और जो 20 से चीर दिया गया किस पे डिपेंड कर रहा है, तो C यानी गुणा कर दिया जाएगा यानी C से। ठीक, और इन्वेंट्री वह लागत क्या होती है, यानी हम कह सकते हैं उसके बीच में जो आई भी कार्य कर रही है ना, तो यहाँ पे आई भी ऐड कर दिया यानी गुणा कर दिया जाएगा। एक वर्ष में सेट अवयवों की संख्या Q/R होती है। ठीक, एक प्रकार से हम कह सकते हैं उसको। ठीक, सेट लागतों की संख्या बराबर QRS और यस की वैल्यू यानी हम QRS और गुणे सेट अपों की लागत, यानी जो सेट कितने लागत पर किया जा रहा है, तो यस लागत पर किया जा रहा है, तो RS बराबर Q हो गया। ये समीकरण ए मान लिया गया, ये समीकरण बी मान लिया गया। दोनों को क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। हम कह रहे हैं ना, यानी पदार्थ लागतें और क्रय लागतें, यानी ये पदार्थ लागतें हो गई और ये क्रय लागतें हो गई। ठीक, दोनों को ऐड कर लिया जाएगा तो क्या ऐड करने के बाद हमें क्या वैल्यू प्राप्त हुई, 2Q, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग को यहाँ पे बताऊँ 2Q इज इक्वल, यानी हम कह सकते हैं जो साधारण यानी टी की वैल्यू, टी का मान न्यूनतम होने के लिए, यानी हम कह सकते हैं जो टी की वैल्यू होती है और न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डी टी इज इक्वल अपॉन डी क्यू इज इक्वल 0, यानी इतनी वैल्यू क्या कर सकते हैं, 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद यानी हम सारी वैल्यू आ जाएगी हमारी क्या, तो वहीं पे लेके जाके पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद Q बराबर क्या हो गया, √2/R यस अपॉन सी आई। यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। टी का मान न्यूनतम होने के लिए यानी न्यूनतम करने के लिए हम क्या कर रख दिए हैं, dt/dq, यानी dq इतनी वैल्यू इतना रख दिया गया, और रखने के बाद हम यहाँ पे इतना कर दिया गया। फिर उसकी वैल्यू जानी यहाँ पे q को क्या कर दिया जाएगा, या इधर भेज दिया जाएगा, तो क्या हो गया, q क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, वही बताया गया, और स्क्वायर करने के बाद यानी इधर उधर वैल्यू कर ली गई और Q बराबर हमारा इतना प्राप्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट बताता है जैसा कि आप लोग को स्टॉक नियंत्रण अभिलेख। अगर हम किसी भी स्टॉक को क्या होते हैं किस प्रकार से नियंत्रण करते हैं और उसका अभिलेख किस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, स्टॉक नियंत्रण अभिलेख द्वारा स्टोर में रखी सभी वस्तुओं का क्रय हिसाब किताब एवं लेखा जोखा होता है, जिसके द्वारा एक अवलोकन करने पर तुरंत ही पता लगाया जाता है कि कुल कितनी पूंजी पदार्थ तथा अन्य सामग्री के रूप में लगती है। इन अभिलेखों द्वारा उत्पादन नियंत्रण विभाग में तत्काल वांछित सूचना प्राप्त हो सकती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं अगर किसी भी गोडाउन में या फिर किसी भी स्टॉक में कोई भी रॉ मटेरियल्स यानी कोई भी कुछ भी पदार्थ रखा गया है, ठीक, उन सभी चीज़ों का एक प्रकार से पूरा ब्यौरा रखना, अगर कोई भी प्रोडक्ट जा रहा है इधर उधर, ठीक, उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से सही रूप से ही पूरा हिसाब किताब करना ही, लेखा जोखा करना ही स्टॉक नियंत्रण अभिलेख के अंतर्गत आता है। इससे अगर क्या होता है कि अगर लेखा जोखा सही रूप से हिसाब किताब रहेगा तो कोई भी प्रोडक्ट यानी कोई भी सामग्री कोई भी पूंजी इधर उधर जाती है तो उनका हिसाब हम बिल्कुल सही तरीके से एकदम सटीक रूप से हम दे सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आता है, तो स्टॉक नियंत्रण अभिलेख के अंतर्गत आ जाता है। भंडार में रखे जाने वाले मुख्य अभिकेंद्र यानी कौन कौन से अभिकेंद्र होते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो यानी स्टॉक अभिलेख पात्र हो गया, यानी जो इसके दर्शाएंगे किसके लिए कह सकते हैं, तो अभिलेख पात्र हो गया। वस्तु प्राप्त पत्र हो गया, निरीक्षण प्रमाण पत्र हो गया, कोष्ठ पात्र हो गया, निर्गम पात्र हो गया, वापसी सामान का जमा पात्र हो गया, पदार्थ हस्तांतरण पात्र हो गया, भंडार खाता हो गया। इन सभी चीज़ों का एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्टॉक नियंत्रण अभिलेख में इन सभी चीज़ों की यानी 8 प्रक्रियाओं का होना बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी मुख्य अभिलेख
केंद्र क्या होते हैं, इन 8 चीज़ों का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो आई होप गाइज यहाँ पे स्टॉक नियंत्रण अभिलेख क्या होता है और मित व्यय आदर्श मात्रा एवं पुनरादेश मात्रा और इष्टतम समूह संख्या एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। और ये एग्जाम के पर्पस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज। यहाँ पे अगर आप लोग को डेरिवेशन नहीं आता है तो कुछ आपको नोटिस यानी एग्जाम्पल यानी डेरिवेशन दे देंगे, डेरिवेशन या फिर थ्योरी दे देंगे, उसको करना होगा। ठीक, तो बस गाइज आज के लिए इतने। अगर वीडियो अच्छे लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। और आप लोग PDF जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा लीजिए, यानी जल्द से जल्द इशू करवा लीजिए। मेरा अगर PDF आपको चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कीजिए या फिर मैसेज करिए, अपना पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद आप लोग इस PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा क्या है, 9721784708। ठीक, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और कॉन्टैक्ट करके आप अपना पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट करने के बाद वो आपकी PDF तुरंत मिल जाएगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।